हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी एकेडमी पर। आज हम जानेंगे भारतीय संविधान के स्रोतों के बारे में, जिसमें हम ये जानेंगे कि किस तरीके से हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने हमारे संविधान के अलग-अलग चीज़ों को या अलग-अलग भागों को, अनुच्छेदों को किस-किस देश के संविधान से लिया है। तो सबसे पहले उसके अंतर्गत हमारा पहला आता है ब्रिटेन का संविधान। तो ब्रिटेन के संविधान से सबसे पहला है संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली से सीधा सीधा हमारा मतलब होता है कि देश में जो हमारी संसद है, जिसमें राज्यसभा यानी उच्च न्याय उच्च सदन और लोकसभा, जिसे हम निम्न सदन कह देते हैं, उसमें किस तरीके से देश में निर्वाचन प्रक्रिया, संसदीय प्रणाली के जो भी उसमें निर्वाचित सदस्य होंगे वो देश में किस प्रकार से सरकार बनाएंगे, यानी सरकार बनाने की एक प्रक्रिया जो है संसदीय प्रणाली के अंतर्गत हम कह सकते हैं। अगला है हमारा कानून का शासन। कानून के शासन से आप नाम से ही समझ गए होंगे। कानून का शासन का मतलब है कि देश में एक कानून होगा जिसके अनुसार सभी प्रक्रियाएं या सभी लोग काम करेंगे। अगला है हमारा एकीकृत न्यायपालिका। एकीकृत न्यायपालिका को हम कह सकते हैं कि उच्चतम न्यायालय से उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय तक न्यायपालिका एकीकृत है हमारी, यानी मान्य उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय का जो भी फैसला होगा वो अन्य न्यायालयों को मान्य करना होगा। तो ये हमारी एकीकृत न्याय प्रणाली के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है विधि के निर्माण की प्रक्रिया। विधि का निर्माण से हमारा सीधा सीधा अर्थ पड़ता है कि विधि मतलब कानून का निर्माण हमारी देश की संसद में जो होता है, उसकी जो प्रक्रिया है वो पूरी की पूरी हमारे ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट है लोकसभा तथा विधानसभा के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व। मंत्रिमंडल हम कह सकते हैं केंद्र में केंद्रीय मंडल, राज्य में राज्य विधानमंडल का सीधा सीधा मंत्रिमंडल जो समूह होता है वो देश की विधानसभा और लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला है हमारा एकल नागरिकता। एकल नागरिकता से साथियों मतलब है कि जिस तरीके से अमेरिका में दोहरी नागरिकता होती है, दोहरी नागरिकता का मतलब जैसे वहाँ की राज्य और वहाँ के देश की नागरिकता अलग अलग वहाँ पर लोग ले सकते हैं, लेकिन अपने प्यारे भारत में ऐसा नहीं है। अपने प्यारे भारत में हम सभी भारतीय हैं जो हमारी एकल नागरिकता में आते हैं। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्र के प्रधान के रूप में राष्ट्रपति की औपचारिक प्रधानता। इसका मतलब है कि राष्ट्रपति हमारे देश के सर्वोच्च प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट है हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका से हमारे देश में किन किन प्रावधानों को हमारे देश के संविधान में लिया गया है। तो उसमें अगला सबसे पहले हम आता है मूल अधिकार। मूल अधिकार साथियों बहुत आवश्यक है हम लोगों के लिए, क्योंकि यही मूल अधिकार हमें हमारे हक की लड़ाई को हमारे पक्ष में करते हैं। मूल अधिकारों में हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत हम माननीय उच्चतम न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में सीधा जाकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ सकते हैं, जिसमें जैसे बहुत सारे अपने अधिकार होते हैं। समता का अधिकार हो गया, शोषण का अधिकार हो गया, धर्म का अधिकार हो गया, शिक्षा का अधिकार हो गया, जीने का अधिकार हो गया, जीवन का अधिकार हो गया, खाने का अधिकार हो गया। ये सभी अधिकारों को लेकर हम माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में जाकर अपने अधिकारों की मांग कर सकते हैं। अगला है हमारा, आप कह सकते हैं इसमें वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल सबसे जरूरी है। वित्तीय आपातकाल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल को रखा गया। वित्तीय आपातकाल में जब देश में कभी भी वित्तीय यानी सीधा सीधा वित्तीय नाम से हम सभी परिचित होंगे, जिसमें सीधे सीधा धन को कह सकते हैं, यानी देश में किसी प्रकार की अगर वित्तीय संपदा आती है या फिर वित्तीय समस्याएं आती है, तो उस
आपातकाल के अंतर्गत देश में वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है, लेकिन अभी तक देश में कभी भी वित्तीय आपातकाल की जरूरत नहीं पड़ी। अगला है हमारा प्रस्तावना का विचार। प्रस्तावना, प्रस्तावना से आप समझना, प्रस्तावना का सीधा सीधा मतलब है संविधान की परिभाषा, हम भारत के लोग। तो प्रस्तावना का जो विचार है, विचार ध्यान से समझना साथियों, विचार जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट है हमारी स्वतंत्र न्यायपालिका। सबसे महत्वपूर्ण चीज है किसी भी देश के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका का होना। स्वतंत्र न्यायपालिका से हम समझ सकते हैं कि देश में अगर कोई सरकार या कोई व्यक्ति अगर कोई ऐसा काम करती है जो देश हित में नहीं होता, या कोई कानून ऐसा बन जाता है जिस कानून को उस देश के लोगों के लिए हित में ना हो, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है उस देश की न्यायपालिका का। तो इसलिए हमारी न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है। अगला है न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत। न्यायिक समीक्षा, न्यायिक समीक्षा से हम सीधा सीधा ये चीज समझ सकते हैं कि न्यायिक समीक्षा जो है, जब भी कोई फैसला दिया जाता है माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा, तो वो अपने ही फैसले की दोबारा उसकी समीक्षा कर कर उसकी आगे कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग हाल ही में आपने सुना होगा, बहुत चर्चित रहे हमारे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है 2 बार उन पर महाभियोग की जांच हो चुकी है, उन पर कार्रवाई हो चुकी है। वही चीजें हमारे देश के संविधान के अंतर्गत ली गई है अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट है हमारा ऑस्ट्रेलिया का संविधान। ऑस्ट्रेलिया के संविधान में है प्रस्तावना की भाषा। प्रस्तावना की भाषा किस तरह की होगी, मानो प्रस्तावना में क्या बोला गया है, जैसे हम भारत के लोग वो प्रस्तावना की भाषा को संबोधित करते हैं, तो उस तरीके की भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। अगला है केंद्र और राज्य के संबंध। केंद्र और राज्य के संबंध से सीधा सीधा ये मतलब है कि केंद्र में और राज्य के बीच में कुछ सूचियां बटी हुई है, जिसे हम केंद्र सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची में बांटते हैं। तो कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो कार्य पर सीधा राज्य कानून बना सकता है, कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिस पर केंद्र का कानून बना सकता है, और कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिसमें केंद्र राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, उसे हम समवर्ती सूची के अंतर्गत रखते हैं। अगला है हमारा कनाडा का संविधान। कनाडा के संविधान से हमारी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज ली गई है वो है संघीय शासन प्रणाली। संघीय शासन प्रणाली, संघीय शासन प्रणाली का सीधा सीधा मतलब है कि एक देश का एक संघ के रूप में स्थापित होना। अगला इसके अंतर्गत ही मजबूत केंद्र, यानी एक संघ के रूप में मजबूत केंद्र को स्थापित करना, ताकि देश के अंदर जब भी कभी कोई ऐसी विपरीत परिस्थिति हो और कोई भारी आक्रमण हो या कोई वित्तीय चीजें हो जिसमें राज्य सक्षम ना हो, तो उसमें मजबूत केंद्र को बनाना बहुत महत्वपूर्ण हो गया था हमारे संविधान निर्माताओं को। इसी को देखते हुए संविधान निर्माताओं ने इस प्रावधान को इसमें से लिया है। साथ ही अगला है हमारा इसमें केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां। अवशिष्ट शक्तियां से आपका क्या मतलब है? अवशिष्ट शक्तियों को हम सीधे सीधे कह सकते हैं वे शक्तियां जिस पर उन्हें रिजर्व में रखा गया है। जैसे बहुत सारी शक्तियां हैं जिन पर केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है। अगला है हमारा जापान का संविधान। जापान के संविधान द्वारा हमारा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ध्यान से समझना दोस्तों, इसमें है प्रक्रिया, यानी हमारी विधि मतलब कानून को बनाने की जो प्रक्रिया है वो हमारे जापान के संविधान से ली गई। तो साथ ही हमारी जो है सबसे महत्वपूर्ण है रूस, यानी जिसे हम पुराना सोवियत संघ कहते थे, उसमें हमारे सोवियत संघ से लिया गया है हमारे मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम अपने मूल कर्तव्यों से ये समझते हैं कि किस तरीके से हमें देश के संविधान में या देश के प्रति हमें अपनी आस्था रखनी चाहिए, हमें अपने देश के तिरंगे झंडे को हमेशा सम्मान के साथ रखना चाहिए, पर्यावरण को सुरक्षित रखना चाहिए, देश की संपत्ति को सुरक्षित रखना चाहिए।
ये सभी चीजें हमारे मूल कर्तव्य है। देश के जितने भी नागरिक हैं उनके कर्तव्य है जो देश के प्रति उन्हें निभाने होते हैं। अगला है हमारा दक्षिण अफ्रीका का संविधान। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, इसमें हम समझ सकते हैं संविधान संशोधन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 यानी 368 के अंतर्गत रखा गया है, जिसमें देश के किसी भी कानून में संशोधन किया जा सकता है। परंतु याद रखने वाली बात है कि केशवानंद भारती मामला जो माननीय उच्चतम न्यायालय में चल रहा था, उसमें सीधा सीधा उच्चतम न्यायालय द्वारा जो फैसला दिया गया कि संविधान के मूल ढांचे में बिना परिवर्तित किए हम किसी भी संविधान के पार्ट में संशोधन कर सकते हैं। तो ये चीजें हमारी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई। साथ में राज्यसभा के सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया। आप जानते होंगे देश में राज्यसभा होती है, अपने संसदीय प्रणाली में राज्यसभा को हम उच्च सदन कह देते हैं, जहां पर लगभग हर बार चुनाव की प्रक्रिया चलती रहती है। एक राज्यसभा की सदस्य लगभग 6 वर्ष तक होती है और उसकी जो निर्वाचन की प्रक्रिया होती है वो पूरी प्रक्रिया हमारी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई। नेक्स्ट हमारा फ्रांस का संविधान। इसमें हमारी गणतंत्र शासन व्यवस्था, गणतंत्र नाम से ही स्वाभाविक है। गणतंत्र मतलब जिसमें देश के मुखिया का भी चुनाव होता है, जनता जिसको चुनती है या जनता का जिसमें शासन होता है। तो गणतंत्र शासन व्यवस्था जो है हमारी फ्रांस के संविधान से ली गई है। साथ में प्रस्तावना के और स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्श, समता, बंधुता और स्वतंत्रता के आदर्श भी हमारे फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। अगला है हमारा जर्मनी का। जर्मनी के जो हमारा संविधान है उसमें हमारे जो है आपात उपबंध, आपातकाल, जैसे हमारे साथ इमरजेंसी का दौर था, इमरजेंसी जिसे हम कह देते हैं आपातकाल लग जाता है, तो वो चीजें हमारे देश में जर्मनी से ली गई है। अगला है आयरलैंड। आयरलैंड तो आप जानते ही होंगे, एक देश है जिसमें हमारे डीपीएसपी यानी हम इन्हें अगर हम हिंदी में अनुवाद करें तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व इन्हें कह सकते हैं, जो हमारे भारतीय संविधान में आयरलैंड से लिए गए हैं। अगले है हमारा राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। अब राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होता है उसको समझने की एक प्रक्रिया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में हमारे जो है मनोनीत सदस्य, याद रखना साथियों, मनोनीत सदस्य उसमें पार्ट नहीं कर लेते। इसमें जो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल होता है इसके अंतर्गत हमारी विधानसभाएं, विधानसभा ना कि विधान परिषद, विधानसभा और देश की संसद के अंतर्गत जो भी निर्वाचित सदस्य होते हैं वो इसमें पार्ट लेते हैं और अपने देश के राष्ट्रपति का निर्वाचन की प्रक्रिया को पूरा करते हैं। अगला है हमारा राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में योगदान में जो व्यक्ति हैं उनको मनोनीत करना। मतलब जो लगभग राष्ट्रपति महोदय द्वारा 12 सदस्यों को कला, साहित्य या खेल जगत में जो भी अपने उत्कृष्ट व्यक्ति होते हैं उनको मनोनीत किया जाता है, वो राज्यसभा के अंतर्गत। नेक्स्ट है हमारा, सबसे अंतिम आता है हमारा भारत शासन अधिनियम 1935। अंतर्गत हमारे देश का लगभग 75% हिस्सा कह सकते हैं आप कि हमारे संविधान निर्माताओं ने लिया था। क्योंकि जब देश में 1945 में संविधान सभा बैठ रही थी, 1946 में, सॉरी 1946 में, तो उस समय पे उसमें जो भी हमारे देश में जब कानून बनने की प्रक्रिया थी या जब तक देश को चलाना था, जब तक हमारा देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू नहीं हुआ था, तो इसी संविधान के अंतर्गत जो चीजें चल रही थी वो हमारे देश में कानून की प्रक्रिया इसी संविधान के अंतर्गत चल रही थी। तो 1935 का संविधान हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि 1935 का ही संविधान के अंतर्गत हमारे भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भी हुई थी।
इसी वजह से हमारा 1935 का संविधान सबसे जरूरी है। बाकी आप लोगों के सभी के समझ में आ गया होगा, और आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले लीजिए ताकि आपको जरूरत पड़ जाए, आपके आगामी परीक्षा में जरूरत पड़े, इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं साइड में हो जाता हूं जरा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो यहीं हम अब अपनी क्लास को विराम करते हैं, और चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके साथ हमेशा बने रहेंगे हम, और आपको इसी तरीके से शिक्षा आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।